नमस्कार दोस्तों, प्रबोधायस के YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला हमारे पास जो रहने वाला है वो है उत्तराखंड मंत्रिमंडल। यहाँ पे अभी कुछ समय पहले आपको जैसे पता है कुछ मंत्रियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया, नए मंत्री बनाए गए हैं, उनको यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो जीआई टैग दिए गए हैं, उन जीआई टैगों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ में हम जो एक जिला और एक उत्पाद वाली जो योजना है इसको यहाँ पे हम देखेंगे। इसके साथ साथ में एक जिला दो उत्पाद वाला कार्यक्रम है। इसके अलावा जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, सॉरी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इस आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत जो कुछ यहाँ पे प्रमुख गांवों को यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को भी देखने वाले हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे कुछ 40 से 50 आई थिंक 50 के आसपास यहाँ पे कुछ प्रमुख गांव हैं जो कि किसी न किसी कारण से जो है सुर्खियों में बने रहते हैं या उसकी किसी न किसी विशेषता के कारण वो चर्चाओं में है। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं जिनको आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो भी हाल ही में जो मंत्रिमंडल का यहाँ पे विस्तार किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसको यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पहले बात करते हैं हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास यह गृह मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा है। इसके अलावा जो वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय और अन्य जो शेष विभाग है जो किसी अन्य मंत्रालय के पास नहीं दिए गए हैं, वो सब जो यहाँ पे पुष्कर धामी के पास रखे गए हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम सतपाल महाराज की, ये कैबिनेट मंत्री है। इनको जो है लोक निर्माण विभाग जो इनके पास दिया गया है, साथ साथ में जो पर्यटन मंत्रालय है और सिंचाई विभाग हो गया और संस्कृति मंत्रालय, ये सब जो यहाँ पे सतपाल महाराज के अंडर जो दिए गए हैं। अगले हैं हमारे पास तीसरे हैं गणेश जोशी। गणेश जोशी की बात करते हैं तो इनके पास जो यहाँ पे कृषि मंत्रालय है, साथ में उद्यान मंत्रालय हो गया और सैनिक कल्याण विभाग जो है यहाँ पे गणेश जोशी के पास दिया गया है। अगर हम बात करते हैं धन सिंह रावत की, धन सिंह रावत के पास यहाँ पे जो उच्च शिक्षा विभाग है, पहले भी इन्हीं के पास था और अभी भी इन्हीं के पास है, और विद्यालय शिक्षा और सहकारिता मंत्रालय ये जो है आपके यहाँ धन सिंह के पास दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं सुबोध उनियाल के पास, तो इनके पास वन मंत्रालय दिया गया है, चिकित्सा और स्वास्थ्य और संसदीय कार्य, ये जो यहाँ पे सुबोध उनियाल के पास दिए गए हैं। बात करते हैं रेखा आर्य की, ये एकमात्र मंत्री है यहाँ पे महिला मंत्री जिनके पास यहाँ पे महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जो मंत्रालय है या विभाग है यहाँ पे रेखा आर्य के पास दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करते हैं तो सौरभ बहुगुणा के पास है पशुपालन और दुग्ध विकास, इसके अलावा मत्स्य पालन और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, साथ साथ में प्रोटोकॉल और कौशल विकास एवं सेवा योजन, ये सब जो यहाँ पे सौरभ बहुगुणा के पास दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं खजानदास की, खजानदास को भी इस बार मंत्रिमंडल दिया गया है, मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया गया है। इनके पास जो समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो यहाँ पे खजानदास के अंडर जो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं भरत सिंह चौधरी की, तो इनको जो ग्राम्य विकास और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो एमएसएमई है, एमएसएमई जो है भरत सिंह चौधरी के पास दिया गया है। अगला है मदन कौशिक, ये जो राज्य मंत्री का दर्जा इनको दिया गया है, तो इनके पास है पंचायती राज और आपदा प्रबंधन विभाग। यहाँ पे अगर हम प्रदीप बत्रा की बात करते हैं जिनको भी राज्य मंत्रालय दिया गया है, ये परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यानी राज्य मंत्री है। बाकी जो है कैबिनेट मंत्री यहाँ पे सौरभ बहुगुणा हो गया और रेखा आर्य हो गए, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत और गणेश जोशी और सतपाल महाराज और स्वयं पुष्कर धामी, ये सब कैबिनेट मंत्री के सदस्य है। जबकि जो कैबिनेट मंत्री के नीचे आता है जो नॉर्मल राज्य मंत्री होता है, यहाँ पे है खजानदास, भरत सिंह चौधरी और मदन कौशिक, इसके अलावा प्रदीप बत्रा और राम सिंह खेड़ा, ये सब जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम राम सिंह खेड़ा की बात करते हैं तो इनके पास जो है शहरी विकास और पर्यावरण मंत्रालय जो है या फिर विभाग जो है यहाँ पे राम सिंह खेड़ा के पास दिया गया है। तो ये कुछ जो भी नए मंत्रालय नए मंत्री यहाँ पे बनाए गए हैं हमने इस वीडियो में देखे हैं।
याद रखेंगे, सतपाल महाराज पहले थे, गणेश जोशी पहले थे, धन सिंह रावत पहले से बने हुए, सुबोध उनियाल। यहाँ पे इनके पास विभाग चेंज हुआ है तो ये प्रश्न बन सकता है। चिकित्सा विभाग पहले यहाँ पे धन सिंह रावत के पास था और इसे अब यहाँ पे सुबोध उनियाल के पास दिया गया है। इसके अलावा आप जो नए मंत्री है यहाँ पे खजानदास भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह खेड़ा, ये जो यहाँ पे नए मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि मदन कौशिक जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इनको इस बार पुनः यहाँ पे जो धामी गवर्नमेंट है उसमें जो इनको मंत्रालय दिया गया है, यह विभाग इनके पास जो है दिया गया है। अब जो अगला है हमारे पास, अगला टॉपिक है वो है उत्तराखंड आदर्श संस्कृत ग्राम योजना। यहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड की जो द्वितीय भाषा है, द्वितीय भाषा के रूप में यहाँ पे संस्कृत को यहाँ पे द्वितीय भाषा का दर्जा जो है दिया गया है। तो उसी भाषा के लिए, संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे जो है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे ये योजना शुरू की गई है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस योजना की, तो अगस्त 2025 में इस योजना को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है 13 जिलों में एक एक गांव को संस्कृत भाषा और संस्कृत केंद्र के रूप में विकसित करना। यह योजना जो है कर्नाटक के प्रसिद्ध मत्तूर गांव से प्रेरित है, जहां लोग आम बातचीत में संस्कृत का प्रयोग करते हैं। योजना के मुख्य बिंदु है आपके संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना, इसके अलावा लोगों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित करना और प्राचीन भारतीय संस्कृति को जीवित रखना। अब यहाँ पे जो 13 जिलों के 13 गांवों का चयन किया गया है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं देहरादून, तो देहरादून में जो है भोगपुर को यहाँ पे संस्कृत ग्राम का दर्जा दिया गया है। हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पे जो नूरपुर पंजनहेड़ी गांव को चुना गया है। उत्तरकाशी में जो कोट गांव को यहाँ पे संस्कृत ग्राम के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करते हैं चमोली की, तो चमोली का जो डिम्मर गांव है, डिम्मर गांव को संस्कृत गांव के रूप में जो है इसका चयन किया गया है। यहाँ पे रुद्रप्रयाग में बेंजी गांव है और टिहरी का जो मुखेम है, ये इसको जो है यहाँ पे संस्कृत ग्राम के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करते हैं पौड़ी की, तो पौड़ी का जो गोदा है, गोदा को जो यहाँ पे संस्कृत ग्राम के रूप में चुना गया है। पिथौरागढ़ का उर्ग, चंपावत की बात करते हैं तो यहाँ पे जो खरककार की है, इसको यहाँ पे संस्कृत ग्राम के रूप में चुना गया है। बागेश्वर की बात करें तो यहाँ पे है सेरी, और अल्मोड़ा में है जयंती पांडेकोट, और नैनीताल का पांडे गांव, इसको संस्कृत ग्राम के रूप में चुना गया है। उधम सिंह नगर में जो नगला तराई को यहाँ पे संस्कृत गांव के रूप में चुना गया है। अगला है हमारे पास एक जिला एक उत्पाद योजना। यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद योजना जो है यहाँ पे, जिसको आप ODOP के नाम से जानते हैं, इसको जो है 2020 के दौरान जो केंद्र सरकार के जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसके तहत जो है इस योजना को शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो स्थानीय उत्पाद है, इन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, और इससे जो है इस उद्देश्य से जो है इस जो ODOP योजना है इसको लागू किया गया या इसको शुरू किया गया। तो प्रारंभ में जो यहाँ पे ये एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया था, बाद में जो यहाँ पे एक जिला दो उत्पाद योजना भी शुरू की गई है। तो सबसे पहले अगर हम देहरादून की बात करते हैं, तो देहरादून में जो बेकरी का उत्पाद है, बेकरी उत्पाद को यहाँ इसको चुना गया है प्रमुख उत्पाद के रूप में, जिसमें आपका जो बिस्कुट है, रस है, ब्रेड आदि बनाने से संबंधित है। इसमें जो बेकरी के अंतर्गत जितने भी प्रोडक्ट है वो सब जो है यहाँ पे देहरादून के एक उत्पाद एक जिला चयन के रूप में इसको चयनित किया गया है। हरिद्वार की बात करते हैं तो यहाँ पे मशरूम का चयन किया गया है, और उत्तरकाशी की बात करते हैं तो यहाँ पे सेब और सेब आधारित जितने भी उत्पाद है, जैसे कि जैम हो गया, सेब का जूस हो गया, या जो कैंडी बनाई जाती है सेब से, इस सबको जो यहाँ पे रखा गया है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में जो आड़ू हो गया और अन्य फलों का जो जूस व स्क्वैश, इन सबको जो यहाँ पे शामिल किया गया है। बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल की, तो यहाँ पे जो नींबू वर्गीय फल है, जैसे माल्टा, नींबू और गलगल, इन सबको जो यहाँ पे एक उत्पाद एक जिला चयन के रूप में चुना गया है। टिहरी में जो अदरक है, अदरक को चुना गया है। वहीं अगर हम चमोली की बात करें तो यहाँ पे मत्स्य पालन या मछली उत्पादन को यहाँ पे जो एक उत्पाद एक जिला के रूप में इसका चयन किया गया है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पे जो चौलाई आधारित उत्पाद है, जैसे कि चौलाई के लड्डू वगैरह, ये सब जो यहाँ पे इसका चयन रुद्रप्रयाग जनपद के लिए किया गया है। बात करते हैं बागेश्वर की, अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा में जो आपके जो खुमानी आधारित उत्पाद है और जो बाल मिठाई है, इसका यहाँ पे चयन किया गया है। बागेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे कीवी आधारित उत्पाद, और चंपावत में जो है तेज पत्ता हो गया और अन्य मसाले जो है
यहाँ पे रखे गए हैं। और पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में हल्दी का चयन किया गया है। और उधम सिंह नगर के लिए जो है आम एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत यहाँ पे इसका चयन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है उत्तराखंड के जिला जो यहाँ पे है, जहाँ पे एक जिला दो उत्पाद, यहाँ पे क्या है, दो उत्पादों का यहाँ पे चयन किया गया है। यहाँ पे अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार में एक तो गुड़ है, इसके अलावा शहद। उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पे सेब आधारित जितने भी उत्पाद हैं, इसके अलावा ऊनी हस्तशिल्प उत्पादों को यहाँ पे रखा गया है। देहरादून की बात करते हैं तो एक तो बेकरी उत्पाद हो गया, इसके साथ साथ में जो मशरूम का जो उत्पादन है इसको यहाँ पे रखा गया है। बात करते हैं नैनीताल की, तो नैनीताल में है एपन क्राफ्ट और कैंडल क्राफ्ट। वहीं चंपावत के लिए जो है लोह उत्पाद हो गया और हाथ से बुने उत्पादों को यहाँ पे रखा गया है। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो यहाँ पे जो हर्बल उत्पाद है और वुडन फर्नीचर को यहाँ पे इसके अंतर्गत रखा गया है। पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में आपका जो ऊनी कारपेट है, इसके अलावा जो मुंशियारी की राजमा है इसको यहाँ पे रखा गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं उधम सिंह नगर की, तो यहाँ पे मेहता ऑयल हो गया और मंजू ग्रास प्रोडक्ट को यहाँ पे चुना गया है। अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा के लिए जो यहाँ पे ट्वीड और बाल मिठाई का चयन किया गया है। बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में जो तांबे के उत्पाद हो गया, साथ साथ में जो मंडुआ के बिस्कुट है इनका चयन यहाँ पे किया गया है। यहाँ टिहरी की बात की जाए तो टिहरी के लिए जो यहाँ पे नेचुरल फाइबर उत्पाद और इसके अलावा जो टिहरी नथ है जो काफी प्रसिद्ध मानी जाती है, इसका यहाँ पे चयन किया गया है। बात करते हैं चमोली की, तो चमोली को जो यहाँ पे हथकरघा, इसके अलावा हस्तशिल्प और एरोमेटिक हर्बल के रूप में जो यहाँ पे इसमें रखे गए हैं। वहीं अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है मंदिर अनुकृति हस्तशिल्प और इसके अलावा जो प्रसाद उत्पाद है इनको यहाँ पे जो एक जिला दो उत्पाद के रूप में रखा गया है। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पे जो उत्पाद और संबंधित जिला है उनको हमने यहाँ पे देखा है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है, अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो उत्तराखंड के कुछ पुराने नाम हैं, कुछ जगहों के उन नामों को जो परिवर्तित किया गया है और उनकी जगह यहाँ पे कुछ नए नाम रखे गए हैं। तो यहाँ पे पहले हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हरिद्वार जिले की। हरिद्वार जिले में एक जगह है औरंगजेबपुर। इस औरंगजेबपुर का नाम परिवर्तित करके जो यहाँ पे शिवाजी नगर रखा गया है। इसके अलावा जो दूसरा है वह है गाजीवाली, इसका नया नाम रखा है आर्य नगर। गाजीवाली का नया नाम है आर्य नगर। यहाँ पे चांदपुर की बात करते हैं तो इसका जो नया नाम रखा गया है वो है ज्योतिबा फुले नगर। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मोहम्मदपुर जाट की, तो इसका नया नाम है मोहनपुर जाट। और खानपुर कुरसाली का जो नया नाम है यह है अंबेडकर नगर। और खानपुर का नाम रखा गया है श्री कृष्णपुर। अगर हम बात करते हैं अकबरपुर फजलपुर की, तो इसका नाम रखा गया है विजयनगर। तो ये कुछ प्रमुख शहर है हरिद्वार के जिनके जो है ये नाम परिवर्तित किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है मियांवाला की बात करें तो इसका जो नया नाम है ये है रामजी वाला। वहीं आप पीरवाला की बात करते हैं तो इसका नाम है केसरी नगर। इसका नया नाम आज से अब मतलब केसरी नगर के नाम से जो पीरवाला को जाना जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चांदपुर खुर्द की, तो चांदपुर खुर्द का जो नया नाम है वह है पृथ्वीराज नगर। पृथ्वीराज नगर जो यहाँ पे चांदपुर खुर्द का नया नाम है। वहीं अगर हम बात करते हैं अब्दुल्लापुर की, तो अब्दुल्लापुर का नया नाम है दक्ष नगर। दक्ष नगर जो यहाँ पे अब्दुल्लापुर का नया नाम रखा गया है। अगला है हमारे पास नैनीताल जिला। अगर हम नैनीताल जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नवाबी रोड है, इस नवाबी रोड का नाम बदलकर यहाँ पे अटल मार्ग रखा गया है। साथ में यहाँ पे जो पंचक्की से आईटी मार्ग है, इसका नया नाम रखा गया है गुरु गुलवलकर मार्ग। अब यहाँ पे हमारे पास अगला है उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर का जो सुल्तानपुर पट्टी है, ये एक नगर पंचायत है, इसका नया नाम रखा गया है कौशल्यापुरी। तो ये कुछ प्रमुख स्थान थे जिनके जो यहाँ पे नाम परिवर्तित किए गए हैं। आप इनको यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि जो आगामी परीक्षा है उनमें यहाँ से कहीं ना कहीं जो प्रश्न बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अगला है आकांक्षी ब्लॉक
योजना, ये जो है आपकी केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। अगर हम इस योजना की बात करते हैं तो नीति आयोग के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, इसको नाम दिया गया है ABP। इसका उद्देश्य क्या है? दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसके तहत जो 6 विकास खंडों का यहाँ पे उत्तराखंड में चयन किया गया है, जिसमें अगर हम बात करते हैं बागेश्वर जिले का कपकोट ब्लॉक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसके लॉन्च की तिथि की बात करते हैं तो 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा जो है देश भर में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। या जो ABP आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, इसको जो यहाँ पे 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। अगर इसके मुख्य संकेतक की बात करते हैं, जिस आधार पर जो है यहाँ पे गांवों का चयन किया गया है, उसके लिए आपका स्वास्थ्य हो गया, पोषण है, शिक्षा है, कृषि और बुनियादी ढांचा, ये सब जो यहाँ पे क्या है, इसके लिए मुख्य संकेतक रखे गए हैं। अगर हम इस अभियान की बात करते हैं, इसमें जो है विकास के सभी पैमानों को संतृप्त करने के लिए जो है ये विशेष अभियान चलाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो उत्तराखंड के 6 ब्लॉकों का चयन हुआ है, उनमें अगर हम बात करते हैं बहादुराबाद की, जो कि आपके हरिद्वार जिले से इसका चयन किया गया है। दूसरा है दुगड्डा ब्लॉक, जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल जिले में है। साथ में अगर बात करते हैं मोरी की, तो ये उत्तरकाशी जिले का एक ब्लॉक है। साथ में जो उधम सिंह नगर है, उधम सिंह नगर से जो यहाँ पे गदरपुर ब्लॉक का चयन किया गया है। अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा से जो है स्यालदे जो ब्लॉक है, स्यालदे ब्लॉक को यहाँ पे आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। साथ में अगर बागेश्वर की बात की जाए तो यहाँ से जो कपकोट ब्लॉक है, इसको आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत रखा गया है, जो कि अभी राज्य में शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पर जो अभी अगर इन सभी 6 ब्लॉकों की बात करते हैं, इन सभी 6 ब्लॉकों में जो कपकोट अभी अग्रणी है, जो यहाँ पे योजना चलाई गई है। इसमें जो सबसे आगे क्या है, कपकोट ब्लॉक रखा गया है, या अभी जो सबसे अच्छे तरीके से जो योजनाओं को लागू करने में यहाँ पे कपकोट प्रथम स्थान पर है। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड GI टैग प्राप्त उत्पाद। यहाँ पे कुछ प्रमुख उत्पाद है जिनको जो GI टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं 2016 की। 2016 में जो तेज पत्ता है, इसको यहाँ पे GI टैग प्रदान किया गया था। इसके अलावा 2021 में कुछ उत्पादों को यहाँ पे, कुछ हस्तशिल्प उद्योगों को जो यहाँ पे GI टैग दिया गया, जिसमें जो उत्तराखंड की ऐपण कला है, ऐपण कला को यहाँ पे GI टैग दिया गया। साथ साथ में जो मुंशियारी की सफेद राजमा है, इसको GI टैग दिया गया। और जो रिंगाल शिल्प है, ताम्र उत्पाद हो गया, या फिर इसको तामटा कहते हैं। इसके अलावा जो थुलमा है और भोटिया दान है, या इसको दन कहते हैं, भोटिया दन। इसके अलावा कुमाऊं चूरा ऑयल, इन सबको जो यहाँ पे 2021 में GI टैग का दर्जा दिया गया है। इन उत्पादों को जो यहाँ पे GI टैग का दर्जा मिला है। उसके पश्चात यहाँ पे 2023 में उत्तराखंड का रिकॉर्ड है, एक ऐसा राज्य जिसके जो एक ही समय में, एक वर्ष में जो सबसे अधिक उत्पादों को यहाँ पे जो GI टैग दिया गया था, वो 18 के आसपास यहाँ पे जो इन उत्पादों को GI टैग दिया गया था। जिसमें से अगर हम बात करते हैं जो चौलाई है, जिसको आप रामदाना के नाम से जानते हैं, ये जो 2023 में दिया गया था। और 24 से लेके 2026 तक जो ये इनको GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा झंगोरा है, और लाल चावल हो गया, मंडवा है, और यहाँ पे अल्मोड़ा लखोरी मिर्च हो गई, और बेरीना की चाय है। इसके अलावा बात करते हैं रामनगर नैनीताल की जो लीची है, इसको यहाँ पे GI टैग मिला है। इसके अलावा जो रामगढ़ की आड़ू है, इसको भी GI टैग मिला है। साथ साथ में जो उत्तराखंड का माल्टा है, और जो तूर दाल है, साथ में जो गहत की दाल है। इसके अलावा जो काला भट्ट है, बिच्छू बूटी है, और जिसका कंडाली कहते हैं, इसके यहाँ पे वस्त्र भी बनाए जाते हैं, कपड़ा उद्योग से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पे जो पिछोड़ा है, कुमाऊं का रंगवाली पिछोड़ा इसको नाम से जानते हैं, एक प्रकार का वस्त्र है। इसके अलावा बात करते हैं चमूरी लकड़ी के जो रम्माण मास्क बनाए जाते हैं, इन सबको GI टैग दिया गया है। इसके अलावा जो लकड़ी की नक्काशी को यहाँ पे GI टैग प्रदान किया गया है। और जो नैनीताल की मोमबत्ती है, इसको भी GI टैग मिला है। और साथ में बात करते हैं बुराश का शरबत या फिर जूस, ये खाद्य उत्पाद है, इनको भी जो यहाँ पे 2023 में GI टैग प्रदान किया गया था। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको नोट करके आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के GI प्रमाणन भौगोलिक उपदर्शन प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए जो यहाँ पे सांस्कृतिक और कृषि विरासत को बढ़ावा देने के लिए
वन प्रशिक्षण अकादमी जो FTA है हल्द्वानी में, यहाँ पे जो है राज्य की पहली समर्पित GI उत्पाद गैलरी का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है राज्य की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ बनाई गई है, तो ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी में। और हल्द्वानी में कौन सी जगह पे है, जहाँ आपका वन प्रशिक्षण अकादमी है, वहां पर जो इसका उद्घाटन किया गया है। अब अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के कुछ चर्चित गांव हैं जो किसी न किसी कारण से जो चर्चाओं में बने रहते हैं। आज का ये लास्ट टॉपिक है और इस वीडियो में हम यहाँ पे इन चर्चित गांवों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो है रोहतू की वैली, जिसको आप पनीर गांव के नाम से जानते हैं। ये आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। इस गांव को जो उत्तराखंड के पनीर गांव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ घर घर में जो बड़े पैमाने पर शुद्ध पनीर का उत्पादन और व्यापार किया जाता है, इसलिए जो यहाँ पे इसको पनीर गांव की संज्ञा दी गई है या फिर इसको पनीर गांव कहा जाता है। ये जो है आपके जब यहाँ से उत्तरकाशी की ओर जाते हैं देहरादून से, तो रास्ते में जब टिहरी में जाते हैं, टिहरी से होके, तो यहाँ पे जो ये रोहतू की वैली पड़ती है। अगला है मथुली, जिसको आप जो बुआरी गांव के नाम से जानते हैं। ये जो उत्तरकाशी में पड़ता है। ये अपनी पुरानी पारंपरिक गौशालाओं को आधुनिक होम स्टे में बदलकर ग्रामीण पर्यटन और महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करने के कारण इसे जो है बुआरी गांव की पहचान मिली है। यहाँ पे जो है पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पे काफी कार्य किया गया है। यहाँ पे होम स्टे जो है अच्छे होम स्टे बनाए गए हैं, जिसको जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं, महिलाओं के द्वारा संभाला जा रहा है, जिस कारण जो इसे बुआरी गांव के नाम से जाना जाता है। अगला है थानो गांव, जो कि आपके देहरादून में पड़ता है। ये साहित्यिक गतिविधियों, पुस्तकों के मेलों और लेखकों के जुड़ाव के चलते जो इसे उत्तराखंड का पहला लेखक गांव कहा गया है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न बनता है उत्तराखंड का लेखक गांव या उत्तराखंड का पहला लेखक गांव कौन सा है, तो यह हो जाएगा आपका थानो गांव, जो कि आपके कहाँ देहरादून जनपद में पड़ता है। अगला है हमारे पास माणा गांव, ये आपके चमोली में है। इसे देश का पहला गांव का दर्जा दिया गया है। अगला है सैंजी गांव, जो कि आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। इस गांव में जो बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली जो पहाड़ी मक्का है, जिसको आप कॉर्न कहते हैं, मक्का, इसकी जो यहाँ पे जैविक खेती की जाती है। इसलिए जो इस गांव को जो सेंज गांव है, सेंज गांव को जो सैंजी गांव को जो यहाँ पे मक्का गांव के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न बनता है मक्का गांव, तो आपके टिहरी में है, जिसको जो आप सेंज गांव के नाम से जानते हैं। अगला है जूलीकोट। जूलीकोट की बात करते हैं तो ये नैनीताल में है। यहाँ जो बड़े पैमाने पर मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक शहद का उत्पादन किया जाता है। इसलिए जो जूलीकोट है, इस जूलीकोट को मधु गांव के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे हनी विलेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि हनी विलेज कौन सा है या कौन से जिले में पड़ता है, या फिर मधु गांव पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जूलीकोट, जो कि आपके नैनीताल जनपद में पड़ता है। अगला गांव हमारे पास गुंजी गांव। अगर हम बात करते हैं गुंजी गांव की, तो ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ये जो है आपके भारत तिब्बत सीमा के समीप स्थित यह गांव जो आपके जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया था, और सामरिक महत्व के विकास कार्यों के कारण जो देश भर में ये गांव आपके चर्चा में रहता है। अगला है बागोरी गांव। अगर हम बागोरी गांव की बात करते हैं तो ये आपके उत्तरकाशी में है। ये जो आपके हर्षिल घाटी में स्थित इस सीमांत जनजातीय गांव को प्रदेश के पहले मॉडर्न पर्यटन गांव, यहाँ पे याद रखेंगे, पहला मॉडर्न पर्यटन गांव के रूप में जो इसको विकसित किया जा रहा है, इसलिए जो यहाँ पे बागोरी गांव चर्चाओं में बना रहता है। अगला है गंगी गांव। अगर हम गंगी गांव की बात करते हैं तो ये भी जो आपके जो टिहरी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल में आपका गंगी गांव पड़ता है। ये जो अपनी वह दुर्गम भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक कतलिंग ग्लेशियर जो ट्रेकिंग रूट है, ये इसका अंतिम पड़ाव है, इसीलिए जो इसको लोन विलेज भी कहा जाता है। अगर प्रश्न बनता है कि लोन विलेज के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका गंगी गांव। गंगी गांव को जो यहाँ पे लोन विलेज के रूप में जाना जाता है, जो कि आपके टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ये जो खतलिंग ग्लेशियर ट्रेक है, जब खतलिंग के लिए यात्री जाते हैं, ट्रेकर जाते हैं, तो यहाँ पे जो अंतिम गांव है वो है आपका गंगी गांव। गंगी गांव, इसको जो यहाँ पे लोन विलेज के नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। अगला है हमारे पास भोगपुर गांव। अगर हम भोगपुर की बात करते हैं तो ये आपके देहरादून में पड़ता है। ये जो है अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहलुओं और दैनिक जीवन में
संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के चलते से जो है संस्कृत गांव के रूप में विशेष ख्याति मिली है और इसको जो है संस्कृत गांव का दर्जा भी दिया गया है। अगला है हमारे पास सरमोली गांव। अगर सरमोली गांव की बात की जाए तो ये पिथौरागढ़ जनपद में है। ये आपके पर्यावरण संरक्षण हो गया, इसके अलावा होम स्टे पर्यटन हो गया, उत्कृष्ट सामुदायिक नेतृत्व के लिए इस गांव को जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया जा चुका है। इसलिए इस गांव को जो है यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। सरमोली गांव कभी मिलान के लिए आ जाए तो ये आपके पिथौरागढ़ में है और इसको जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। अगला है सरपोली गांव। एक सरमोली है, सरमोली आपका पिथौरागढ़ में है। अगर सरपोली पूछा जाए तो ये आपके जो है टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ के अधिकांश लोगों के रोजगार के सिलसिले में जो है जापान से जुड़े होने और आधुनिक प्रवासियों के प्रभाव के कारण इसे स्थानीय स्तर पर जो है मिनी जापान कहा जाता है। अगर पूछा जाए मिनी जापान तो मिनी जापान जाना जाता है सरपोली गांव को। सरपोली गांव अगर बात की जाए तो ये आपके कहाँ है, टिहरी जनपद। ज्यादातर यहाँ के लोग क्या है जापान में जो है रोजगार के लिए गए हैं और यहाँ से जो है जो वापस भी आए हैं, इसलिए जो इसको जो यहाँ पे मिनी जापान का दर्जा दिया गया है। अगला है धानाचूली गांव। अगर धानाचूली गांव की बात की जाए तो ये आपके नैनीताल में है। ये जो अपने सुंदर सेब के बागानों के लिए, इसके अलावा ठंडी आबो हवा और घने जंगलों के कारण जो इसे स्थानीय स्तर पर मिनी यूरोप का दर्जा दिया गया है या इसको जो है मिनी यूरोप कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है नैनीताल के किस गांव को जो है मिनी यूरोप कहा जाता है, मिनी यूरोप। तो यहाँ पे हो जाएगा धानाचूली गांव जो कि आपके नैनीताल में पड़ता है। सुपी गांव की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ बागेश्वर में है। ये जो है ग्रामीण आजीविका और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पर्यटन से जोड़ने के लिए इसे जो विशेष कृषि पर्यटन गांव के रूप में जो विकसित किया गया है। इसलिए जो आपका जो सुप्पी गांव है ये भी चर्चाओं में रहता है। कृषि पर्यटन गांव प्रश्न बन सकता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सुप्पी गांव। अगला है हर्षिल। हर्षिल उत्तरकाशी में पड़ता है। इसको आप जानते हैं, यहाँ पे जो बेहतरीन सेब उत्पादन के लिए इसको जाना जाता है। ये आपके भागीरथी नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पे जो उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता के लिए जो ये एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा जो दयारा बुग्याल ट्रेक हो गया, इसके अलावा गोमुख या गंगोत्री का जो क्षेत्र है ये इसी एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे जो काफी अच्छे होम स्टे यहाँ पे हर्षिल में बनाए गए हैं, इसलिए जो यहाँ पे हर्षिल गांव भी चर्चाओं में बना रहता है। अगला है हमारे पास खिरसू गांव। बात की जाए खिरसू गांव की तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है और यहाँ पर जो देवदार और बांज के घने जंगलों के बीच हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के मनोरम दृश्यों के लिए यह एक चर्चित शांत पर्वतीय गांव के रूप में खिरसू को जाना जाता है। अगला है लामख्या गांव। लामख्या गांव भी आपके उत्तरकाशी में है। अगर लामख्या गांव की बात की जाए तो ये जो है भारत और तिब्बत सीमा के नजदीक है और ये जो है अपनी पारंपरिक जनजातीय संस्कृति और अनूठी जीवन शैली के लिए लामख्या गांव को जाना जाता है। लामख्या गांव अगर आए तो ये आपके उत्तरकाशी में पड़ेगा। अगला है हमारे पास जोशीमठ। इसको जोशीमठ की बात की जाए तो ये आपके चमोली में है। यहाँ जो है भूदसाव, अभी लास्ट टाइम है यहाँ पे भूदसाव देखने को मिला था जिसमें लोगों के घरों में जो पूरी दरारें पड़ गई थी। आधे जो घरों की दीवारें एक तरफ से जो टूट गई थी। तो ये आपदा के खतरे के चलते जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ समय जो ये सुर्खियों में बना रहा था, इसलिए ये भी आप याद रखेंगे जोशीमठ। अगला है पौन गांव। इसको जो ये टिहरी में है। यहाँ पे पलायन की मार झेल रहे इस गांव को जो है प्रवासियों द्वारा रिटर्न टू विलेज अभियान चलाकर स्वरोजगार और संस्कृति का केंद्र बनाया गया है। तो बात करेंगे पौन गांव की। पौन गांव ये कहाँ है, टिहरी में, और यहाँ पे एक अभियान चलाया गया है रिटर्न टू विलेज, यानी यहाँ पे रिटर्न टू विलेज जो प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो गांव से पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे रिटर्न टू विलेज प्रोग्राम चलाया गया है। अगला है कोटी गांव। कोटी गांव की बात करते हैं तो कोटी गांव आपके उत्तरकाशी में है। अगर हम इसकी बात करते हैं कोटी की तो ये अपनी बहुमंजिला पारंपरिक काष्ठ कला, यहाँ पे अगर आप मुख्य रूप से यहाँ के जो मकानों को देखेंगे तो मकानों के कारण जो यहाँ पे कोटी गांव चर्चाओं में रहता है। इसकी जो वास्तुकला है, यहाँ पे जो मकान है ये लकड़ी के मकान बनाए गए हैं
जो कि मुख्य रूप से भूकंप रोधी है, इसलिए जो है ये यहाँ की जो वास्तुकला है, मकानों की वास्तुकला है, इसके लिए जो है इसको ऐतिहासिक माना जाता है। अगला है जाड़ी गांव। जाड़ी गांव की बात की जाए तो ये टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ पे पारंपरिक कृषि पद्धतियों और औषधि पौधों के संरक्षण और इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए जो है इस गांव को जाना जाता है। तो जाड़ी गांव की बात की जाए तो ये आपके टिहरी में है। अगला है राड़ी गांव। अगर राड़ी गांव की बात की जाए, राड़ी की, तो ये उत्तरकाशी जनपद में है। ये जो है आपके जौनसार हो गया और उत्तरकाशी सीमा पर स्थित अपनी विशिष्ट लोक संस्कृति, मेलों और पारंपरिक वास्तुकला के लिए जो ये प्रसिद्ध है। अगला है हमारे पास कुलसारी गांव। कुलसारी गांव की बात करते हैं तो ये चमोली में है। पिंडर घाटी में स्थित गांव स्थानीय लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्रों और सांस्कृतिक उत्सवों के संरक्षण का जो इसको प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला गांव है हमारे पास लुवाणी गांव। लुवाणी गांव की बात करें तो ये भी आपके पिथौरागढ़ में है। ये जो है उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित होने और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत जो है सड़क व बुनियादी सुविधाओं के विकास के कारण जो ये गांव चर्चाओं में बना रहता है। अगला है हमारे पास नारायण बगड़ क्षेत्र। ये आपके चमोली में है। ये क्षेत्र जो है पारंपरिक पहाड़ी शैली के घरों और कृषि आधारित नवाचारों के लिए इस गांव को जाना जाता है। बात करते हैं मुंशियारी के भोटिया गांव की, तो ये पिथौरागढ़ में है। ये अपनी प्राचीन ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन प्रवास परंपरा और ऊनी हस्तशिल्प के लिए जो विशेष करके जो पश्मीना उत्पादन है उसके लिए जो मुंशियारी के भोटिया गांव जो प्रसिद्ध है। अगला है हमारे पास गेवाड़ घाटी के गांव। अगर गेवाड़ घाटी की बात करते हैं तो ये अल्मोड़ा में पड़ता है। ये मुख्य रूप से जो है जो रामगंगा नदी घाटी है उसके किनारे उपजाऊ धान के खेतों और ऐतिहासिक कत्यूरी राजवंशों के प्राचीन मंदिर और उनके अवशेषों के लिए जो इस क्षेत्र को जाना जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक गांव है लुकवा गांव। लुकवा गांव की बात करते हैं तो ये रुद्रप्रयाग में है। ये जो केदारनाथ घाटी के समीप स्थित होने के कारण पारंपरिक ग्रामीण आतिथ्य और होमस्टे संस्कृति के रूप में जो उभर रहा है। अगला है हमारे पास पाली गांव। ये चंपावत में है। कुमाऊं क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति, पारंपरिक वास्तुकला और ऐतिहासिक मेलों के लिए जो ये महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला है हमारे पास अमसियारी गांव। अमसियारी गांव की बात करते हैं तो यह है बागेश्वर जनपद में। बाकी से संबंधित आप जानकारी देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास डूंडा गांव है। डूंडा आपके उत्तरकाशी में। इसके अलावा सिमली गांव की बात करते हैं तो सिमली गांव चमोली में है। और यहाँ पर जो एक हमारे पास है मोरी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी में है। ये टोंस नदी घाटी के किनारे स्थित अपनी अनूठी लकड़ी की नक्काशीदार वास्तुकला, इसके अलावा यहाँ पे जो महासु देवता की संस्कृति के लिए जो इस गांव को प्रसिद्ध, ये जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है आपका यहाँ मोरी और त्योणी के आसपास, इसी के आसपास इधर जो अहनोल क्षेत्र है, इसीलिए जो इसको जाना जाता है। साथ में यहीं से मुख्य रूप से जो हरकीदुन, केदारकांठा वगैरह जो ट्रैक है इधर ही से शुरू होते हैं। इसके अलावा सांकरी की बात करते हैं तो ये भी उत्तरकाशी में है। यहाँ से केदारकांठा हो गया, हरकीदुन ट्रैक हो गया, इन सब का जो मुख्य बेस यहाँ पे सांकरी को माना जाता है। यहाँ जो देश विदेशों से जो पर्यटक आते हैं, जिस कारण से जो है ये गांव, ये क्षेत्र हमेशा चर्चा में बना रहता है। अगला है हमारे पास नेटवाड़ गांव। नेटवाड़ गांव की बात करते हैं तो ये भी उत्तरकाशी में है। यहाँ पर जो मुख्य रूप से हमारी जो सुपिन नदी है और रूपिन नदी है, इन दोनों नदियों का जो यहाँ पे संगम होता है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जो नदी है इसके पास यहाँ पे इधर गांव बसा हुआ है और यहीं पर जो यहाँ पे जो पोकू देवता है, पोकू देवता का यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। अगला है ओली के समीपवर्ती गांव जो कि चमोली में है। यहाँ पे जो विंटर गेम्स और पर्यटकों की भारी आवाजाही के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा चर्चित रहते हैं। डिमर गांव की बात करते हैं तो डिमर गांव आपके चमोली में है। यहाँ पे जो भगवान बद्रीनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल और प्राचीन धार्मिक परंपराओं के कारण जो ये चर्चा में रहता है। अगर बात करते हैं मक्कू मठ की तो ये रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पे इसे जो द्वितीय केदार भगवान मधमहेश्वर के शीतकालीन प्रवास स्थल के रूप में जो यहाँ पे धार्मिक पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं मक्कू मठ की तो यहाँ पे जो हमारे पास मधमहेश्वर है, मधमहेश्वर के यहाँ पे क्या है, शीतकालीन पूजा होती है। इसको जो द्वितीय केदार भी कहा जाता है मधमहेश्वर को। अगला है उकीमठ गांव। ये जो आपके रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पे ओंकारेश्वर मंदिर और बाबा केदार की जो 6 महीने की जो शीतकालीन पूजा है यहाँ पे होती है।
इसलिए जो यहाँ पे ऊखीमठ भी चर्चा में रहता है। अगला है पाखी गांव, जो कि चमोली में है। यहाँ पे जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने और भूस्खलन भूवैज्ञानिक अनुसंधान के कारण जो ये गांव अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। लाटू गांव की बात करते हैं तो लाटू गांव भी चमोली में है। ये जो वाण क्षेत्र में स्थित इष्ट देवता लाटू महाराज के रहस्यमय मंदिर और वार्षिक मेले के कारण जो देश भर में चर्चा में रहता है। खेड़ा गांव की बात करते हैं, नैनीताल में है। यहाँ पर जो है कुमाऊं मंडल में ग्रामीण पर्यटन और महिला स्वयं सहायता समूह के बेहतरीन कार्यों के लिए जो इसे जाना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं चोपता के समीपवर्ती गांवों की, तो ये भी रुद्रप्रयाग में है। इसको जो मिनी स्विट्जरलैंड जो यहाँ पे कहा जाता है। कहे जाने वाले इस क्षेत्र में जो है पर्यटन के दबाव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ये क्षेत्र जो हमेशा चर्चा में रहता है। तो यहाँ पे जो है आसपास के गांव है, ये भी कभी कभार जो प्रश्न जो इनसे बन सकता है। अगला है धर्मा घाटी के गांव, जैसे कि आपका सपाड़ गांव हो गया, ये धर्मा घाटी में पड़ता है, पिथौरागढ़ की ये घाटी है। तो ये जो चीन सीमा से लगे होने के कारण रणनीतिक महत्व और अपनी दुर्गम जनजातीय जीवन शैली के लिए जो जाने जाते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम व्यासन घाटी की बात करते हैं तो यहाँ के जो गांव हैं ये भी चर्चाओं में रहते हैं। तो ये पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर जो आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा मार्ग पर स्थित होने के कारण जो धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर विशेष रूप से उभरे हैं। इसके अलावा अगर हम पिंडारी ग्लेशियर मार्ग के गांवों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे खाती गांव हो गया, ये आपके बागेश्वर क्षेत्र में पड़ते हैं। पिंडारी ट्रैक पर स्थित अंतिम गांव बस्तियों के रूप में पर्वतारोहियों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे नेलांग गांव की बात करते हैं तो यह है उत्तरकाशी में। ये जो नेलांग घाटी, जिसे उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है, ये में जो पर्यटन और आवाजाही की अनुमति मिलने के बाद यह जो चर्चा में बना रहता है। ज्यूली गांव की बात करते हैं तो टिहरी गांव टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। ये जो अपनी पारंपरिक पहाड़ी जीवन शैली को सहेजे रखने और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इसके अलावा है बकुड़ा गांव आपका रुद्रप्रयाग में है। तो ये थे कुछ प्रमुख गांव और कुछ घाटियां हैं, जिन घाटियों में कुछ प्रमुख गांव बसे हुए हैं। उनसे संबंधित हमने कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक हो सकता है तो वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें भी अगली वीडियो या और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही।